एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा और आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम प्रोसीड करेंगे क्लास 12 की सिलेबस। और क्लास 12 में बच्चों दो बुक्स है, फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, बेसिक के बाद हम आगे क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का ब्रांच है और सोशल साइंस इन नेचर डायनेमिक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स भी क्या होगा बच्चों, इन नेचर डायनेमिक। ओके, अब हम बात करते हैं कि सोशल साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस है। बच्चों साइंस का मतलब होता है कि इट्स ऑलवेज टॉक अबाउट फैक्ट। साइंस में हमेशा फैक्ट की बात की जाती है, लेकिन अदर हैंड अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इसमें फैक्ट की बात नहीं होती। इसमें क्या होता है कि एक राइटर आता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, दूसरा वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, मतलब यहाँ पे ना किसी एक पॉइंट पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू राइटर देकर चले जाते हैं, उनका एक सेल्फ ओपिनियन होता है, समझे। लेकिन इकोनॉमिक्स साइंस का तो ब्रांच है नहीं, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस और सोशल साइंस डायनेमिक नेचर का होता है। सोशल साइंस डायनेमिक नेचर का होता है, इस वजह से इकोनॉमिक्स भी डायनेमिक नेचर का होता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, रीजन क्योंकि इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस और सोशल साइंस इन नेचर डायनेमिक होता है। अंडरस्टूड? ओके, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। ओके, अब बच्चों हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो बच्चों इकोनॉमिक्स इट्स अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसकी इटिमोलॉजी ऑकिनोमिया होती है। और व्हाट डू यू मीन बाय ऑकिनोमिया, ऑकिनोमिया का सिंपल मतलब होता है द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड थिंग्स। ओके, हाउसहोल्ड थिंग्स मतलब क्या, मतलब हाउसहोल्ड थिंग्स से पहले हम समझते हैं हाउसहोल्ड का मतलब क्या होता है। बच्चों हाउसहोल्ड का मतलब हुआ मैं जनरल पीपल जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उनका कंजम्पशन करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, तो समझते हैं कि इस इकोनॉमिक्स वर्ड का फोकस पॉइंट क्या है। अंडरस्टूड? क्या बच्चों? फोकस पॉइंट, इकोनॉमिक्स का फोकस पॉइंट रिसोर्सेस होता है। क्या? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का सिंपल मतलब संसाधन। ओके, और ये जो रिसोर्सेस है ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड। नेचुरल मतलब हवा, पानी, डीजल, पेट्रोल, कोयला etc। मैन मेड उनका यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके अगर ह्यूमन कुछ बना दे उसको हम मैन मेड बोलते हैं। अंडरस्टूड? रिसोर्सेस, लेकिन बच्चों इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो लिमिटेड होता है। रिसोर्सेस क्या होती है? लिमिटेड। लेकिन ह्यूमन की जो वांट्स होती है, ह्यूमन की जो इच्छा शक्ति है वो ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। मतलब कि वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, अब क्या बात आती है, ये जो इकोनॉमिक्स का जो फोकस पॉइंट रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेस इतना इंपॉर्टेंट है क्या? इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाई? क्योंकि आज जो हो रहा है, आज से पहले जो हो चुका और आज के बाद जो होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। दुनिया की हर एक चीज इस रिसोर्सेस पे आके ही क्लॉक करती है, इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। इसका रीजन क्या है? बिना रिसोर्सेस के नथिंग एल्स, दुनिया में रह ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं सकते हम लोग बिना रिसोर्सेस के। हमें जो भी चीजें हो रही है, चाहे अभी हो रही हो या जो हो चुका या जो होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। जैसे कि इंडिया में याद करो वास्को डी गामा आया था, फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था, नाचने नहीं आया था कि उसके मतलब यहाँ पे मौसा मौसी चाचा ताऊ रहते होंगे कि उनसे मिलने आया था या नाचने आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। वो अलग बात है कि उनको मोदी जी ने बुलाया हो
करते हैं इस रिसोर्सेज के यूज की, ठीक है। तो इस रिसोर्सेज का जो यूज है, वो हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं और मिनिमम भी कर सकते हैं, ओके। मैक्सिमम यूज भी कर सकते हैं और मिनिमम यूज भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इकोनॉमिक्स हमें कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है उसका आप मैक्सिमम यूज करें। इकोनॉमिक्स कभी भी ये बात सजेस्ट नहीं करेगा कि आप किसी भी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो वो बचे रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर हम मिनिमम यूज करेंगे देन ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है ऑलवेज बीच वाली सिचुएशन। कौन सी वाली बाबू? बीच वाली। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके, अंडरस्टूड। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ओके। किसके बीच में डिफरेंस बच्चों? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ओके। अच्छा, ये जो बच्चों इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कंप्लीट वर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? ये कंप्लीट वर्ड, ये अपने आप में, ये इंडिविजुअल एक कंप्लीट वर्ड है। और इकोनॉमिक्स ऑलवेज बेस्ड ऑन थ्योरी, ओके। इकोनॉमिक्स हमेशा थ्योरी पे बात करता है, लेकिन ये जो इकोनॉमी है बच्चों, ये इनकम्प्लीट वर्ड है। और ये इनकम्प्लीट वर्ड कैसे है? जैसे इकोनॉमी इंडिविजुअल, इसके आगे आप लगाओ इंडियन। अब ये क्या बनेगा? इंडियन इकोनॉमी। यूएसए अगर लगाएंगे, यूएसए की इकोनॉमी। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो इनकम्प्लीट वर्ड होता है, लेकिन किसी अदर वर्ड के साथ मिलकर वो कंप्लीट वर्ड बनता है। और इकोनॉमी कभी भी थ्योरी पे बात नहीं करता, इकोनॉमी हमेशा एप्लीकेशन पे बात करता है। किस चीज पे? एप्लीकेशन पे, ओके। तो इन दोनों के बीच में ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं, ओके। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अरे मुझे एक बात बताओ, आप सभी का दोस्त कौन है? हर किसी का कोई ना कोई एक पर्सनल दोस्त होता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। मेरा भी एक दोस्त था, मेरे लिए है, लेकिन आप सभी के लिए था। और वो दोस्त की मैं देखो अभी इमेजेस बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये रहा मेरा दोस्त, ओके। ये कौन है? ये है मेरा दोस्त। और इस दोस्त का जो नाम है, वो है एडम स्मिथ। ये जो मेरा दोस्त था, इस दोस्त का नाम है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मतलब जो मेरे दोस्त हैं उसको इकोनॉमिक्स का क्या बोला जाता है? बाप। मदर नहीं रे, क्या? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, समझे? जो मेरा दोस्त है एडम स्मिथ, उसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों बोला जाता है समझते हैं? क्योंकि 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, मेरे दोस्त ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ओके। और इस वेल्थ ऑफ नेशन
जब लिखी गई 1776 में, देन इकोनॉमिक्स को एक टेक्स्ट फॉर्म मिला, एक रिटन फॉर्म मिला, एक रिटन डॉक्यूमेंट्री मिली। क्या मिला बच्चों? टेक्स्ट फॉर्म। उस बिहाफ पर एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है। और एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? मतलब ये जो मेरा दोस्त है वो कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। और इस इंसान की पावर देखो, मतलब इस इंसान में कितना पावर था। ये रहता स्कॉटलैंड में था, लेकिन इसके द्वारा जो दिया गया थ्योरी था, इस इंसान ने, मतलब मेरे दोस्त ने जो थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का नाम था बच्चों कैपिटलिज्म। उस थ्योरी का क्या नाम था? कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म का मतलब होता है बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। टोटल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है, नंबर फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है ना, उसका जो फर्स्ट टाइप है कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो किसने दिया था बच्चों? एडम स्मिथ ने। ओके, इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? और कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी को, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? यूएसए ने। यूएसए पहला कंट्री था जो अपनी क्रांति खत्म हो जाने के बाद 1783 में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी, जो सिस्टम को उसने डेवलप किया, एडॉप्ट किया, वो कौन सी थी बच्चों? कैपिटलिज्म, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये कुछ प्रिंसिपल पर बेस है, और उस प्रिंसिपल का क्या क्या नाम है मैं तो जल्दी बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट लेजिस्लेचर, लिख दूं LAISSEJ, लेजिस्लेचर। सेकेंड कंपटीशन, थर्ड मार्केट फोर्सेस। एमकेपी का मतलब बच्चों मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है बच्चों? कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई। चलो अब बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो थ्योरी एडम स्मिथ ने 1776 अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में ली थी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बुक उन्होंने लिखा था एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम वेल्थ ऑफ नेशन नहीं है, इसका पूरा नाम कुछ और है। इसका पूरा नाम बच्चों एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने बताया कि किसने? एडम स्मिथ ने, कि किसी भी देश की जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी इंक्वायरी करने से उस देश की अर्थव्यवस्था की संपदा को कैसे बढ़ाया जाए। किसी भी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी इंक्वायरी करके उस कंट्री की इकोनॉमी की वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए। अंडरस्टूड? ओके। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उसका क्या नाम है बच्चों? लेजिस्लेचर। और इस लेजिस्लेचर प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ मैं बेसिक चीजें आपको बताता हूं जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। लेजिस्लेचर वाले प्रिंसिपल पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस है, तो इस लेजिस्लेचर प्रिंसिपल को, इस लेजिस्लेचर वाले पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं जिससे आप डायरेक्टली इस चीज से कनेक्ट कर पाए। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था रिसोर्सेस। ओके, अच्छा, आप सभी को मैंने बोला था कि दुनिया की हर एक चीज यहीं पर आके क्या करती है? क्लॉक यहीं पर घूमती रहती है, ठीक है।
एक लास्ट टाइम रिपीट मैं करता हूँ कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, जो हो चुका, जो होने वाले है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज का क्या करती है? तीन चीजें। नंबर फर्स्ट इज प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के बाद क्या करती है बच्चों? उसका डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस डिटरमाइन करती है। ठीक, लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब वो डिपेंड करता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होल्ड में भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड का मतलब बताया था, और दूसरा फॉर्म्स के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम इस रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन और प्राइस है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हम किस बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टोटल हाउ मेनी वी हैव सप्लाई नेटवर्क, हमारे पास टोटल कितने सप्लाई नेटवर्क हैं? सप्लाई नेटवर्क। ओके, तो बच्चों वी हैव टोटल 3 सप्लाई नेटवर्क। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट, सेकंड इज मार्केट एमकेटी, थर्ड इज मिक्स। मिक्स में बच्चों दोनों आ जाता है, गवर्नमेंट प्लस मार्केट एमकेटी। ओके, गवर्नमेंट प्लस मार्केट, दोनों के दोनों मिक्स में। ठीक है, सप्लाई नेटवर्क का मतलब कि किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेज है उसका प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? तो कौन कर सकते हैं? या तो गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर, जिसको मिक्स बोलते हैं। तो बच्चों दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? गवर्नमेंट, मार्केट या फिर मिक्स। मिक्स मतलब दोनों मिलकर। अंडरस्टूड? तो याद करो जो मैंने बताया था, एडम स्मिथ जो मेरे दोस्त थे, तो वो जो एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी कैपिटलिज्म वाली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? लेजिस्लेयर। और व्हाट इज लेजिस्लेयर? लेजिस्लेयर का मतलब क्या है? लेजिस्लेयर का मतलब होता है इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो फर्स्ट प्रिंसिपल है लेजिस्लेयर, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग हस्तक्षेप की नीति। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हिंदी वाले समझे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, अदर वन में अनदर लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ओके, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिक्स मतलब मिक्स, दोनों का मिश्रण। ओके, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसका नाम है लेजिस्लेयर, और लेजिस्लेयर के अकॉर्डिंग इस इकोनॉमी में सरकार यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का सिंपल मतलब है कि किसी भी रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन है इस इकोनॉमिक्स में, मतलब कि किसी भी रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, इस इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमने तो पहले पढ़ा कि लेजिस्लेयर में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल किसी भी रिसोर्सेज की प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन पे किसका रहेगा? मार्केट का। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। अंडरस्टूड? और ये प्रिंसिपल किसने दिया था बच्चों? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, चलो, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अदर टॉपिक। अब बात करते हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की, जिसकी ब्रिटिश बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स की है। ठीक है,
और टोटल कितने सेक्शन है, टोटल कितने बुक हमें कवर अप करने हैं बाबू? फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं हमें? 5 यूनिट। ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट हो गया प्लस में मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन आज भी हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स टोटल कितने कैटेगरी है बच्चों? फर्स्ट जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो में बच्चों ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात की जाती है। ठीक है, और यहां पर स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी, स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी। इसमें पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है, इसमें इंडिविजुअल की बात की जाती है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, लेकिन मैक्रो में इंडिविजुअल सभी कंज्यूमर सभी प्रोड्यूसर को मिलाकर हम बात करते हैं, स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी। माइक्रो और मैक्रो को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। ओके, समझो, सेविंग करना, बचत करना, हिंदी में बचत बोलते हैं, सेविंग करना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी सेविंग करने लगेगा देन उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा? हम समझते हैं अगर सेविंग इंडिविजुअल कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब पूरी इकोनॉमी सेविंग करने लगेगी तब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, हम देखते हैं। ओके, सेविंग अगर बढ़ जाए इट मींस सेविंग क्या हो गया बच्चों? अगर सेविंग एक इकोनॉमी में रहने वाले पूरे के पूरे लोग स्टार्ट कर देते हैं करना, इसका मतलब क्या? सेविंग इंक्रीज हो गई, और सेविंग इंक्रीज होने की वजह से जो एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब जो डिमांड है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट या फिर गुड्स एंड सर्विसेज, सेविंग ज्यादा हो गया, इसका मतलब लोग अपने इनकम को कम खर्च कर रहे हैं, कम एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम, और एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब क्या? डिमांड कम हो गई, वस्तुओं और सेवाओं को मांग, वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है वो क्या हो गई? कम, मतलब कि डिक्रीज। ओके, और डिमांड कम हो जाने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक बात बताओ, जो शॉपकीपर हैं, जो स्टॉक कीपर हैं, उनके पास कमोडिटी की जो स्टॉक है वो बढ़ने लग जाएगा, इसका मतलब स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, और स्टॉक इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जिस फैक्ट्री में किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा? क्लोज, बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अब जब प्रोडक्शन क्लोज हो गया, इसका मतलब इस फैक्ट्री में काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, जो वर्कर थे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, मतलब कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? खत्म। और ये एम्प्लॉयमेंट खत्म फैक्ट्री का मालिक जानबूझकर थोड़ी कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बिक ही नहीं रहा, ना बिकने का कारण स्टॉक इंक्रीज हो गया। स्टॉक इंक्रीज हुआ क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही, लोग खरीद ही नहीं रहे। खरीद क्यों नहीं रहे? क्योंकि सेविंग बढ़ चुकी है। अगर सेविंग इंडिविजुअल करता है अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी सेविंग करना स्टार्ट कर दे तो इसका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगा। समझे? एक छोटे से एग्जांपल से कि माइक्रो और मैक्रो क्या चीज है, अंडरस्टूड? चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें टोटल 5 यूनिट को कवर अप करना है। आज सबका फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे नेशनल
नेशनल इनकम में टोटल 4 चैप्टर है। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उस फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं समरी बता देता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरा होल बुक है वो 40 मार्क्स का वेटेज है बच्चों। तो सबसे पहले मैं पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाने के बाद हम प्रोसीड करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स पे। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल हमें कितने यूनिट पढ़ने हैं? 5। और उन 5 में से आज की क्लास से नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। और यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है हम एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पढ़ना है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ओके, और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बाद हमें पढ़ना है बच्चों एक्टिविटीज या फेजेस इन इकोनॉमी, फेजेस इन इकोनॉमी। ओके, देन उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ कमोडिटी, टाइप्स ऑफ कमोडिटी। टाइप्स ऑफ कमोडिटी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा था। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी टाइप्स ऑफ कमोडिटी हमें पढ़ना है। जैसे एग्जांपल फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स। ओके, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ठीक है, पढ़ाई जरूर करें घर पे।